नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की सीरीज में हम चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। जी नमस्ते। सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में एक सीधी सी इक्वेशन बनती है। पावर को शेयर करना मतलब उसे बांट देना, उसे डिवाइड कर देना। बिल्कुल। और क्या ताकत को बांटने का मतलब उसे कमजोर करना नहीं होता? एनसीईआरटी की किताब में एक बहुत ही अच्छा कार्टून है जिसमें एक बच्ची ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग, और उसके आगे वो सोच में पड़ जाती है। हाँ। ये उलझन बहुत असली है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यूनिटी स्ट्रेंथ की शक्ति एक मुट्ठी में होती है। तो फिर लोकतंत्र में हम सत्ता को बांटने की बात क्यों करते हैं? और आपने लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास मतलब सबसे बड़ा पैराडॉक्स पकड़ लिया है। ये जो धारणा है ना कि सत्ता का बंटवारा मतलब देश की कमजोरी, ये हजारों साल पुरानी है। अच्छा। राजशाही, तानाशाही, हर सिस्टम इसी सोच पर चलता था कि शक्ति एक केंद्र में, एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में होनी चाहिए, तभी फैसले तेजी से होंगे और देश मजबूत बनेगा। सही बात है। लेकिन लोकतंत्र का पूरा आइडिया ही इसके उलट है। और इस सवाल का जवाब हमें किसी परिभाषा को रटने से नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें दुनिया की पॉलिटिकल लेबोरेटरी में झांकना होगा। बिल्कुल। और यही आज की हमारी चर्चा का खुलासा सवाल है। हम दो देशों की केस स्टडीज को देखेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। ये कहानियां इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये हमें लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक सिखाती हैं। वो क्या है? कि कैसे एक बेहद जटिल, उलझी हुई समस्या का समाधान शांतिपूर्ण हो सकता है, जबकि एक सीधी साधी दिखने वाली समस्या एक भयानक गृहयुद्ध को जन्म दे सकती है। द की insight is that sometimes complexity forces compromise while perceived simplicity encourages dominance. वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क है। मतलब जो मुश्किल दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो ज्यादा खतरनाक हो। Exactly. तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले उस देश चलते हैं जहां मामला ज्यादा जटिल था। यूरोप का एक छोटा सा देश, बेल्जियम। जब मैं छोटा कहती हूँ तो इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि इस क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, और आबादी सिर्फ लगभग 1 करोड़, जो कि हरियाणा की आबादी की भी करीब करीब आधी है। बहुत छोटा देश है। हाँ, इसके पड़ोसी देश हैं फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग। लेकिन जो चीज बेल्जियम को हमारे लिए एक बेहतरीन केस स्टडी बनाती है वो है इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन, यानी इसकी जातीय बुनावट, जो कि बहुत ही पेचीदा है। बिल्कुल। इस पेचीदगी को आसान आंकड़ों में तोड़कर समझते हैं। अगर हम पूरे बेल्जियम को एक यूनिट की तरह देखें तो देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। 59%? हाँ। वहीं 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। बचा हुआ 1% जर्मन भाषा बोलता है। अच्छा, तो पहली नजर में तो ये समीकरण बिल्कुल साफ लगता है। 59% बनाम 40%, ये तो एक तरफा बहुमत है। हाँ, लगता है। मतलब अगर चुनाव हो तो डच भाषियों की पार्टी आराम से सरकार बना लेगी, मामला तो सुलझ गया। लगता तो ऐसा ही है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है देश की राजधानी ब्रुसेल्स। ओके। ब्रुसेल्स में ये समीकरण बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% लोग डच बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? 80 बनाम 20? हाँ, अब इस विरोधाभास पर गौर कीजिए। जो समुदाय यानी डच भाषी लोग पूरे देश में मेजॉरिटी में हैं, वो देश की राजधानी में एक छोटी सी माइनॉरिटी हैं। और ये सिर्फ एक दिलचस्प आंकड़ा नहीं है, ये सत्ता का केंद्र है। देश की सारी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति, बड़ी बड़ी कंपनियां, दूतावास, संसद, सब कुछ राजधानी से ही चलता है। तो वहां अल्पसंख्यक होना मतलब असल शक्ति से, पावर स्ट्रक्चर के कोर से दूर होना। बिल्कुल। ये तो एक जबरदस्त पॉलिटिकल पैराडॉक्स है। यानी देश के स्तर पर जो समुदाय नीति बना सकता है, वही समुदाय राजधानी में अपनी गलियों में बेगाना महसूस कर रहा था। सही। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि किसी कंपनी में आपके पास सबसे ज्यादा शेयर हो, लेकिन सीईओ और पूरा बोर्डरूम आपके विरोधी गुट का हो। सारे बड़े फैसले तो वहीं लिए जाएंगे। सत्ता का ये असंतुलन ही विस्फोटक रहा होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और ये तनाव सिर्फ गिनती का नहीं था, इसके पीछे गहरे आर्थिक और सामाजिक कारण थे। जैसे कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय था, वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा अमीर और ज्यादा ताकतवर था। वो ओल्ड मनी थे, जिन्हें शिक्षा और आर्थिक विकास का फायदा बहुत पहले से मिल रहा था। अच्छा। इसके विपरीत जो बहुसंख्यक डच भाषी समुदाय था, उन्हें ये फायदे बहुत बाद में मिलने शुरू हुए।
इसी वजह से 1950 और 1960 के दशक में इन दोनों समुदायों के बीच जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। तो एक तरह की नाराजगी थी। हाँ, आप इसे ऐसे समझिए कि एक ही क्लास में एक स्टूडेंट है जो हमेशा से अमीर रहा है, अच्छी ट्यूशन लेता है और हमेशा फर्स्ट आता है, और दूसरा स्टूडेंट जो संख्या में ज्यादा बड़े ग्रुप से आता है, वो अब मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, पर उसे लगता है कि सारे रिसोर्सेज और टीचर का ध्यान उसकी पहले स्टूडेंट पर है। तो ये जलन, गुस्सा और हक की लड़ाई का माहौल था। मतलब ये सिर्फ आप कौन सी भाषा बोलते हैं की लड़ाई नहीं थी, ये इस बात की लड़ाई थी कि बेहतर नौकरियां किसे मिलेंगी, बिजनेस में कौन आगे रहेगा, सरकार में किसकी चलेगी। एग्जैक्टली ये संसाधनों और अवसरों की लड़ाई थी जिसमें भाषा एक पहचान का प्रतीक बन गई थी। और यही बात लोकतंत्र को इतना मुश्किल बनाती है। ये लड़ाई सिर्फ पहचान की नहीं बल्कि पेट की और भविष्य की थी। What's fascinating here is कि ब्रुसेल्स में यह तनाव सबसे ज्यादा इसलिए था क्योंकि वहां ये उल्टा पावर स्ट्रक्चर साफ-साफ रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता था। रोज दिखता था। हाँ, देश की माइनॉरिटी यानी फ्रेंच भाषी राजधानी में सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, और देश की मेजॉरिटी यानी डच भाषी अपनी ही राजधानी में खुद को कमजोर और हाशिए पर महसूस कर रही थी। ये एक विस्फोटक स्थिति थी जो किसी भी चिंगारी से भड़क सकती थी। ठीक है, तो बेल्जियम की कहानियां में दिखाती है कि कैसे ऊपर से दिखने वाला बहुमत असल में राजधानी की राजनीति में आके कितना नाजुक हो सकता है। एक जटिल समीकरण जहां हर किसी के पास दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई लेवरेज था। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है जब बहुमत वाकई में बहुत बड़ा, मजबूत और एक तरफा हो, जब कोई ब्रुसेल्स वाला ट्विस्ट न हो? इस सवाल का जवाब हमें अपने पड़ोस श्रीलंका में मिलता है। श्रीलंका एक द्वीप देश जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर दूर है। आबादी लगभग 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के दूसरे देशों की तरह यहाँ भी आबादी में काफी विविधता है, काफी डाइवर्सिटी है। लेकिन बेल्जियम के ठीक उलट यहाँ का जातीय समीकरण बहुत साफ है, जटिल नहीं। अच्छा, यहाँ एक समुदाय का बहुमत बहुत बड़ा और स्पष्ट है। साफ कैसे? मतलब यहाँ पावर इक्वेशन में कोई इफ या बट नहीं है। कोई इफ या बट नहीं। श्रीलंका की कुल आबादी में लगभग 74% लोग सिंगला भाषी हैं और इनमें से ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं। 74%। हाँ, इनके बाद दूसरा सबसे बड़ा समूह है तमिल भाषियों का, जो आबादी का करीब 18% है, और इनमें ज्यादातर हिंदू या मुसलमान हैं। तो बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा। आप अंतर देखिए, बेल्जियम में 59 बनाम 40 था, एक सम्मानजनक लड़ाई हो सकती थी। यहाँ 74 बनाम 18 है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मेजॉरिटी किसकी है और वो कितनी ताकतवर है। लेकिन ये जो 18% तमिल समुदाय है, क्या वो भी एक ही तरह का है या उसमें भी कोई अंदरूनी बंटवारा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। नहीं, वो एक समूह नहीं है। इस 18% तमिल आबादी में भी 2 उपसमूह हैं, 2 सब ग्रुप्स हैं। ओके। पहला समूह है श्रीलंकाई तमिल्स का, जो कुल आबादी का लगभग 13% है। ये वो लोग हैं जो देश के मूल निवासी माने जाते हैं और ज्यादातर देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में सदियों से बसे हुए हैं। ठीक है। दूसरा समूह है भारतीय तमिल्स का। ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज औपनिवेशिक काल में यानी ब्रिटिश रूल के दौरान अंग्रेजों द्वारा भारत से चाय के बागानों में मजदूरी करने के लिए श्रीलंका लाए गए थे। अच्छा, तो तमिल समुदाय के अंदर भी अपनी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लाइन खींची हुई है। बिल्कुल। और इनके अलावा भी कोई समूह है? हाँ, लगभग 7% ईसाई लोग भी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिंगला और तमिल दोनों समुदायों से आते हैं। ओह। तो धर्म और भाषा की रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन ये उस बड़े 74% वाले बहुमत के समीकरण को ज्यादा बदल नहीं पाती। मूल कहानी सिंगला बहुमत और तमिल अल्पमत के बीच ही घूमती है। तो अब हमारे सामने 2 देशों की 2 पॉलिटिकल लेबोरेटरीज की तस्वीरें हैं। बेल्जियम, जहां मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का समीकरण बहुत पेचीदा है, बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ, और सत्ता की चाबी किसी एक के हाथ में नहीं है। और दूसरी तरफ श्रीलंका, जहां एक समुदाय सिंहला का भारी और स्पष्ट बहुमत है। बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी। अब किताब हमें एक कल्पना करने को कहती है, एक व्हाट इफ सिनेरियो सोचने को कहती है। इन परिस्थितियों में दोनों देश क्या कर सकते थे? चलिए पहले बेल्जियम की बात करते हैं। सोच कर देखिए, बेल्जियम में डच भाषी समुदाय संख्या में ज्यादा था। वो अपनी इस न्यूमेरिक मेजॉरिटी का फायदा उठाकर फ्रेंच और जर्मन भाषियों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। बिल्कुल। वो कह सकते थे कि सरकारी नौकरियों में सिर्फ डच भाषियों को प्राथमिकता मिलेगी, स्कूलों में सिर्फ डच पढ़ाई जाएगी
और देश की संस्कृति को डच संस्कृति के हिसाब से ढाला जाएगा। ये क्लासिक मेजॉरिटी रूल का रास्ता होता। और अगर ऐसा होता तो फ्रेंच भाषी समुदाय, जो भले ही देश में माइनॉरिटी में था लेकिन राजधानी में और आर्थिक रूप से ताकतवर था, वो चुप तो नहीं बैठता। बिल्कुल नहीं। इससे देश में समुदायों के बीच का संघर्ष गृह युद्ध का रूप ले सकता था। इसका नतीजा एक बहुत ही भयानक बंटवारा हो सकता था, अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। हाँ। और फिर दोनों पक्ष राजधानी ब्रुसेल्स पर कब्जे के लिए लड़ते। ये तो किसी परिवार में पुश्तैनी हवेली के बंटवारे के लिए होने वाली लड़ाई जैसा होता। कौन छोड़ेगा कैपिटल को? बिल्कुल। अब यही व्हाट इफ सिनेरियो श्रीलंका पर लागू करते हैं। श्रीलंका में क्या हो सकता था? यहाँ तो सिंगला समुदाय का बहुमत और भी बड़ा था, 74%। हाँ, उनके लिए तो और भी आसान था। उनके लिए तो अपनी इच्छा पूरे देश पर थोपना और भी आसान था। वो कह सकते थे कि यह देश सिंगलियों का है, इसलिए देश का राजधर्म बौद्ध होगा, देश की एकमात्र राजभाषा सिंगला होगी। और यूनिवर्सिटी एडमिशन से लेकर सरकारी नौकरियों तक हर जगह पहला हक सिर्फ सिंगला समुदाय का होगा। बिल्कुल। 18% की आबादी वाला तमिल समुदाय, उसके पास इसका विरोध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपनी ही जमीन पर दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाते। और यही एक किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। दिस इज द अल्टीमेट टेस्ट फॉर अ डेमोक्रेसी। जब एक समूह के पास संख्या की ताकत आ जाती है तो क्या वो इसका इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए करेगा या सबके साथ मिलकर चलने का रास्ता खोजेगा? सही बात। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना और सरकार बनाना नहीं है। लोकतंत्र का असली मतलब यह भी है कि आप अल्पसंख्यकों और चुनाव में हारे हुए लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या आप उनकी आवाज सुनते हैं? क्या आप उनकी जरूरतों और उनकी पहचान का सम्मान करते हैं? बिल्कुल। किताब हमें ये कल्पना करने के लिए इसीलिए कह रही है ताकि हम समझ सकें कि इन दोनों देशों में दांव पे क्या लगा था। एक गलत फैसला देश को दशकों तक चलने वाले गृहयुद्ध और बंटवारे की आग में झोंक सकता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों देशों ने क्या रास्ता चुना? इन दो अलग अलग परिस्थितियों में बेल्जियम की जटिलता और श्रीलंका की साफ सुथरी मेजॉरिटी में इन देशों के नेताओं ने असल में क्या किया? क्या बेल्जियम में लड़ाई हुई और देश टूट गया? क्या श्रीलंका में सिंघाला समुदाय ने अपनी 74% की ताकत का इस्तेमाल करके तमिलों को और बाकी सबको अपने नीचे दबा दिया? बिल्कुल सही सवाल। और इन दोनों देशों ने जो फैसले लिए, जो रास्ते चुने, वही हमें पावर शेयरिंग के असली मतलब और उसकी अहमियत को समझाते हैं। अच्छा। एक देश ने सबको साथ लेके चलने का मुश्किल लेकिन समझदारी भरा रास्ता चुना और दूसरे ने बहुमत के जोर पर चलने का आसान दिखने वाला लेकिन विनाशकारी रास्ता अपनाया। और दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग रहे होंगे। जमीन आसमान के रहे, जो आज भी पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यानी मेजॉरिटेरियनिज्म पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन श्रीलंका की कहानी इसे एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से निकालकर असल दुनिया की एक काफी दर्दनाक हकीकत बना देती है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1948 से, जब श्रीलंका को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली। अब देखिए, किसी भी नए नए आज़ाद हुए देश के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, अब आगे क्या? देश को चलाएगा कौन? पावर स्ट्रक्चर कैसा होगा? एग्जैक्टली। और श्रीलंका के मामले में ये सवाल और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि यहाँ का एथनिक मेकअप यानी जाति बनावट बहुत डाइवर्स थी। बिल्कुल। हमारे सोर्स मटेरियल में जो नक्शा दिया गया है वो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। उससे अगर देखें तो साफ दिखता है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पीले रंग में है वो सिंघाला समुदाय का है। हाँ, वो मेजॉरिटी में थे। हाँ, पॉपुलेशन का करीब 74% हिस्सा। फिर आते हैं तमिल, जो दो हिस्सों में बटे थे। एक श्रीलंकाई तमिल जो सदियों से वहां रह रहे थे और ज्यादातर उत्तर और पूर्वी इलाकों जैसे जाफना और त्रिंकोमाली में बसे थे। और दूसरे थे भारतीय तमिल, जिन्हें अंग्रेज चाय के बागानों में काम करने के लिए 19वीं सदी में भारत से लाए थे। ये ज्यादातर मध्य के पहाड़ी इलाकों में थे। अच्छा। इनके अलावा मुस्लिम, ईसाई और दूसरी माइनॉरिटीज भी थीं। तो ये एक पॉलिटिकल टिंडर बॉक्स जैसा था, जहां एक समुदाय संख्या में बहुत बहुत बड़ा था। और आजादी के बाद इसी टिंडर बॉक्स में चिंगारी लगी। जो सिंगला समुदाय के नेता थे, उन्होंने महसूस किया कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 1 पर्सन 1 वोट नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी रूल्स हैं। हाँ, उन्होंने अपनी संख्या की ताकत का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उसी ताकत का इस्तेमाल करके सरकार पर और पूरे देश पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश शुरू कर दी। और यहीं से मेजॉरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल थ्योरी न रहकर एक सरकारी पॉलिसी बन गया। और यहाँ मेजॉरिटेरियनिज्म की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है।
सोर्स में इसे बहुत साफ तौर पे समझाया गया है। क्या परिभाषा है? ये एक ऐसी सोच है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी ये मानती है कि उसे देश पर जैसे चाहे वैसे शासन करने का हक है और इसके लिए वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की जरूरतों, उनकी इच्छाओं, यहाँ तक कि उनके अस्तित्व को भी नजरअंदाज कर सकती है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मानसिकता। एग्जैक्टली। लेकिन इसे डेमोक्रेटिक सेटअप का चोगा पहना दिया जाता है। ये कहने जैसा है कि चुनाव तो हम जीत गए, अब अगले 5 साल तक हम जो चाहेंगे वो करेंगे और आपको चुपचाप सहना होगा। और श्रीलंका में ये सिर्फ एक सोच नहीं रही, ये एक्शन में बदली। एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए जिनसे सिंहला वर्चस्व यानी सिंहला सुप्रीमेसी को देश की नींव में ही सीमेंट कर दिया जाए। इसकी सबसे बड़ी और शायद सबसे विनाशकारी शुरुआत हुई 1956 में, जब एक एक्ट पास किया गया जिसे सिंहला ओनली एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक कानून ने देश का भविष्य तय कर दिया। इस एक्ट के तहत सिंहला को देश की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा बना दिया गया। एकमात्र मतलब तमिल भाषा जो लाखों लोग बोलते थे, पढ़ते थे, जिसमें उनका पूरा साहित्य था, उनकी पहचान थी, उसे रातों रात सरकारी कामकाज से बाहर कर दिया गया, डिसरिगार्ड कर दिया गया। मैं सोच रहा हूं कि इसका जमीनी स्तर पर असर क्या पड़ा होगा। इसे समझने के लिए सोचिए, जैसे भारत में कल को ये कह दे कि अब से यूपीएससी, आईआईटी, सरकारी बैंक, अदालतें, सब जगह सिर्फ एक ही भाषा चलेगी। बहुत बड़ा केओस हो जाएगा। हाँ, जो लोग उस भाषा को नहीं जानते उनका क्या होगा? कोई छात्र जो सालों से आईएएस बनने का सपना देख रहा है, उसे अचानक पता चलता है कि जिस भाषा में उसने पढ़ाई की है वो अब किसी काम की नहीं। सही बात है। एक सरकारी क्लर्क जो 20 साल से नौकरी कर रहा है, उसे कहा जाता है कि कल से तुम उस भाषा में काम करो जो तुम्हें आती ही नहीं। रातों रात आप अपने ही देश में एक सेकेंड क्लास सिटीजन बन जाते हैं। आपकी पूरी पीढ़ी का भविष्य दांव पर लग जाता है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ कम्युनिकेशन का मामला नहीं था, ये आइडेंटिटी, कल्चर और सबसे जरूरी एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी का मामला था। ये सिर्फ भाषा बदलना नहीं था, ये पूरी व्यवस्था का गेट कीपिंग करना था। गेट कीपिंग? हाँ, मतलब आपने दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगा दिया जिसकी चाबी सिर्फ एक समुदाय के पास थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या ये सिर्फ तमिलों के खिलाफ नफरत थी? तो इसके पीछे पॉलिटिक्स थी। बिल्कुल, इसके पीछे गहरी पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी। 1956 के चुनाव में SWRD बंदरा नायक ने सिंहला राष्ट्रवाद को ही अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। उन्होंने सिंहला समुदाय के मन में ये डर बिठाया कि अगर उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई तो उनकी संस्कृति और पहचान खत्म हो जाएगी। ये सत्ता में आने का एक बहुत असरदार लेकिन खतरनाक शॉर्टकट था। तो भाषा के दरवाजे पर ताला लगाने के बाद क्या उन्होंने नौकरियों और शिक्षा जैसे दूसरे दरवाजे भी बंद करने शुरू कर दिए? बिल्कुल, वो तो बस शुरुआत थी। अगला कदम था प्रेफरेंशियल पॉलिसीज का। सरकार ने साफ तौर पर ऐसी नीतियां बनाई जिनसे विश्वविद्यालयों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में सिंहला एप्लीकेंट्स को प्राथमिकता दी जाने लगी। ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। ये तो सिस्टम में ही भेदभाव को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना हुआ। हाँ, सोचिए, 2 स्टूडेंट्स हैं, एक सिंहला एक तमिल। दोनों ने बराबर मेहनत की, एग्जाम में बराबर मार्क्स लाए, लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसे मिलता है जो सिंहला है, सिर्फ इसलिए कि वो सिंहला है। कितना डिमोरलाइजिंग होगा ये। बहुत ज्यादा। ये उस तमिल छात्र के मन में सिस्टम के प्रति कितना जहर घोल देगा। वो सोचेगा कि मेरी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं है, मेरी पहचान ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। और ये सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं थी, ये पूरी पीढ़ी की कहानी बन गई। ये एक स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन था। इसका मकसद साफ था, देश के सबसे अच्छे मौके, सबसे अच्छी नौकरियां, सत्ता के गलियारे, सब कुछ सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर देना। समाज में एक परमानेंट डिवीजन पैदा कर दिया। बिल्कुल, एक वो जिन्हें सिस्टम सपोर्ट करता था और दूसरे वो जिन्हें सिस्टम रिजेक्ट करता था। और जब ये सब हो रहा था तो उन्होंने एक तीसरा और भी बड़ा कदम उठाया। भाषा और नौकरियों के बाद अब धर्म। हाँ, नए संविधान में ये साफ तौर पर लिख दिया गया कि सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म को संरक्षण दे और उसे बढ़ावा दे, फॉस्टर एंड प्रोटेक्ट करे। अच्छा। हिंदू थे। इस कदम ने देश की धार्मिक पहचान को भी मेजॉरिटी की पहचान से पूरी तरह जोड़ दिया। ऐसा था जैसे देश की आत्मा पर एक धार्मिक ठप्पा लगा दिया गया हो। सही कहा। इससे तमिल हिंदू और साथ ही मुस्लिम और ईसाई माइनॉरिटीज और भी ज्यादा अलग थलग महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि ये अब उनका देश नहीं रहा, ये एक सिंहला बौद्ध राष्ट्र बन गया है। तो इन सब सरकारी फैसलों का नतीजा क्या हुआ? जाहिर है अच्छा तो नहीं हुआ होगा।
सोर्स में एक लाइन है जो इस पूरे प्रोसेस को संक्षेप में बताती है। ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। हाँ, ये ग्रेजुअली शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये बूंद बूंद करके हुआ। एक पॉलिसी के बाद दूसरी पॉलिसी, एक अपमान के बाद दूसरा अपमान। बिल्कुल। उन्हें ये महसूस होने लगा कि देश का संविधान, देश की सरकार, देश की पुलिस सब उनके खिलाफ हैं। उन्हें बराबर राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जा रहे, नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं और उनके हितों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। सिस्टम में कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। कोई नहीं। एक और दिलचस्प बात जो हमारे सोर्सेज में है वो ये कि उन्हें ये भी लगा कि सिंगला नेताओं वाली कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति सेंसिटिव ही नहीं है। ये एक तरह का पॉलिटिकल ऑर्फनेज था, जहां उन्हें लगा कि सिस्टम में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, कोई उनका हिमायती नहीं है। इसके जवाब में उन्होंने क्या किया? जब किसी समुदाय को इतना दबाया जाता है तो वो क्या करता है? क्या उन्होंने शुरू से ही हथियार उठा लिए? नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। शुरू में उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण थी। मतलब प्रोटेस्ट्स, रैलीज। हाँ, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, संघर्ष किए, रैलियां निकाली। उनकी मांगे भी बहुत सीधी और जायज थीं। वो कह रहे थे कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले, उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी यानी क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए ताकि वो अपने इलाकों के फैसले खुद ले सकें, और शिक्षा, नौकरियों में बराबरी का मौका मिले। बिल्कुल। ये कोई देश तोड़ने की बात नहीं थी, ये देश में बराबरी से जीने की मांग थी। लेकिन जब लोकतांत्रिक रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो क्या होता है? सोर्स साफ कहता है, their demand for more autonomy was repeatedly denied. रिपीटेडली, बार बार। उनकी मांगों को बार बार लगातार खारिज कर दिया गया। मैं सोच रहा हूँ कि उस वक्त के तमिल नेताओं पर कितना दबाव होगा। वो अपने लोगों से शांति और लोकतंत्र की अपील कर रहे होंगे और सरकार उनकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। ऐसे में रैडिकल आवाजों को मौका मिलता है। और वही हुआ। बिल्कुल। जब आप शांतिपूर्ण विरोध के दरवाजे बंद कर देते हैं तो आप लोगों को हिंसा के रास्ते पर धकेल देते हैं। जब सिस्टम के अंदर न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है तो लोग सिस्टम के बाहर समाधान ढूंढने लगते हैं। और फिर 1980 के दशक तक आते आते श्रीलंकाई तमिलों का धैर्य जवाब दे गया। कई राजनीतिक संगठन बन गए जो अब सिर्फ ऑटोनॉमी नहीं बल्कि एक स्वतंत्र तमिल ईलम, एक अलग तमिल राज्य, हाँ, एक अलग तमिल राज्य की मांग करने लगे, खासकर श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में जहां तमिलों की आबादी ज्यादा थी। ये डेस्परेशन का नतीजा था। और ये मांग सिर्फ राजनीतिक नारों तक सीमित नहीं रही, इसने जल्द ही सशस्त्र संघर्ष का रूप ले लिया। हाँ, जब एक समुदाय को लगातार दबाया जाता है, जब उसकी पहचान, भाषा और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की जाती है, तो भरोसे की जगह अविश्वास ले लेता है। और सोर्स के मुताबिक the distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. सिविल वॉर, गृह युद्ध। ये अविश्वास पहले गली मोहल्लों में झड़पों में बदला, फिर शहरों में दंगों में, और फिर देखते ही देखते पूरे देश में एक भयानक गृह युद्ध में तब्दील हो गया। और इस गृह युद्ध की कीमत बहुत बहुत भारी थी। दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए, पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए, गांव के गांव उजाड़ दिए गए। कई परिवारों को शरणार्थी, रिफ्यूजीज बनकर देश छोड़ना पड़ा और न जाने कितनों की रोजी रोटी छिन गई। ये वो लोग थे जो कल तक पड़ोसी थे, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, साथ काम करते थे, और अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। ये सिर्फ जानमाल का नुकसान नहीं था। नहीं, सोर्स इसे अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री कहता है। इसका मतलब है कि देश का सामाजिक ताना बाना पूरी तरह बिखर गया। देश कई दशक पीछे चला गया। बिल्कुल। विकास के जो 20-30 साल सबसे जरूरी होते हैं वो श्रीलंका ने हिंसा और नफरत में गंवा दिए। जो देश दक्षिण एशिया का एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता था, वो दशकों तक हिंसा में उलझा रहा। ये गृह युद्ध 2009 में जाकर बहुत खून खराबी के साथ खत्म हुआ, लेकिन इसके जख्म आज भी उतने ही गहरे हैं। ये कहानी इस बात का एक जीता जागता, डरावना उदाहरण है कि कैसे मेजॉरिटी कम्युनिटी जब अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों पर अपना दबदबा बनाने के लिए करती है और पावर शेयर करने से इनकार कर देती है, तो वो असल में देश की एकता को ही सबसे ज्यादा नुकसान नहीं। वहां के नेताओं ने समझदारी दिखाई, उन्होंने सत्ता में सबको हिस्सेदार बनाया, संविधान में 4 बार बदलाव किए
ताकि किसी भी एक समुदाय को ये न लगे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी एक समुदाय अकेले कोई बड़ा फैसला न ले सके। उन्होंने विविधता को अकोमोडेट किया। एग्जैक्टली। उन्होंने विविधता को एक समस्या नहीं बल्कि एक सच्चाई मानकर उसे अकोमोडेट किया और टकराव से बच गए। श्रीलंका ने ठीक इसका उल्टा रास्ता चुना और उसका नतीजा हम सबके सामने है। तो श्रीलंका की ये कहानी हमें मेजॉरिटेरियनिज्म के खतरों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे लोकतंत्र का गलत इस्तेमाल एक देश को बर्बादी की राह पर ले जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पर बात करेंगे कि ये सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग आखिर जरूरी है क्यों? मेरा मतलब है क्यों नहीं बस एक ग्रुप या एक पार्टी ही सारे फैसले ले लें। हमारे सोर्सेस को देखें तो इसके पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क है जो बड़ा ही प्रैक्टिकल है, दिमाग से लिया गया फैसला, और दूसरा थोड़ा आदर्शवादी है, नैतिक है, जिसे कह सकते हैं दिल से लिया गया फैसला। बिल्कुल। और इन्हें हम टेक्निकल टर्म्स में युक्तिपरक यानी प्रूडेंशियल रीजन और नैतिक यानी मॉरल रीजन कहते हैं। प्रूडेंशियल रीजन? अच्छा। हाँ, प्रूडेंशियल का सीधा सा मतलब है नफे नुकसान का हिसाब लगाकर लिया गया एक समझदारी भरा फैसला। ओके। इसका मेन मकसद होता है बेहतर नतीजों तक पहुंचना, टकराव को टालना। जबकि मॉरल रीजन का ताल्लुक इस बात से है कि सिद्धांत के तौर पर क्या सही है, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। और इन दोनों के बीच की जो खिंचतान ना, वही पावर शेयरिंग की कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलिए पहले दिमाग वाले फैसले पर आते हैं, यानी प्रूडेंशियल रीजन पर। हाँ। इसका तो सीधा सा हिसाब ये लगता है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि इससे समाज के अलग अलग समूहों के बीच टकराव की मतलब कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश कम हो जाती है। और ये बहुत ही अहम बात है, खासकर भारत जैसे विविधता भरे देश के लिए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखिए, सामाजिक टकराव जब बढ़ता है तो वो अक्सर हिंसा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रूप ले लेता है। पावर शेयरिंग एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक सेफ्टी वाल्व का काम करता है। सेफ्टी वाल्व? अरे वाह, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है। एग्जैक्टली। अगर वो सीटी न हो तो अंदर भाप का दबाव बढ़ता जाएगा और एक दिन कुकर फट सकता है। हाँ। पावर शेयरिंग वही सीटी है जो अलग अलग समूहों के गुस्से, उनकी आकांक्षाओं के प्रेशर को बाहर निकालने का एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण रास्ता देती है। ये प्रेशर कुकर वाला उदाहरण तो एकदम परफेक्ट है, या इसे घर के झगड़े से भी समझ सकते हैं। बताइए। मान लीजिए घर में एक ही टीवी है, पिताजी को सिर्फ न्यूज़ देखनी है, बच्चों को कार्टून देखना है और माँ को अपना सीरियल। ये तो हर घर की कहानी है। तो अगर पिताजी अपनी चलाए और रिमोट पर कब्जा कर लें तो क्या होगा? कुछ दिन तो सब चुप रहेंगे, पर अंदर ही अंदर एक तनाव तो बनेगा। बिल्कुल, एक अजीब सी खामोशी छा जाएगी घर में। हाँ, और वही खामोशी लॉन्ग रन में खतरनाक होती है। लेकिन अगर सब मिलकर एक टाइम टेबल बना लें कि भाई 1 घंटा आपका 1 घंटा आपका, तो शांति बनी रहती है। बिल्कुल सही। और यही बात देश के स्तर पर लागू होती है। जब कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी इच्छा दूसरों पर थोपती है तो शॉर्ट टर्म में उन्हें लग सकता है कि वाह हमारी चल रही है। हाँ, एक ईगो बूस्ट मिलता है। लेकिन लंबे समय में ये देश की एकता की नींव को ही खोखला कर देता है। ये ऐसा है जैसे आप एक क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और सारे फैसले खुद ले रहे हैं। हाँ। ना बोलर से पूछते हैं कि कौन सी गेंद डालनी है, ना बैट्समैन से कि किस नंबर पर खेलना है। टीम शायद 1-2 मैच तुक्के में जीत भी जाए, पर वो टीम स्पिरिट खत्म हो जाएगी और आखिर में टीम बिखर जाएगी। यहीं पे सोर्स मटेरियल में एक बड़े उलझाने वाली बात लिखी है, टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी, यानी बहुसंख्यकों का आतंक। हाँ। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही खतरनाक नहीं होता, बल्कि अक्सर ये खुद बहुसंख्यकों को भी बर्बाद कर देता है। अभी सुनने में बड़ा अजीब लगता है, कोई अपनी ही ताकत से खुद को कैसे बर्बाद कर सकता है? ये बहुत गहरा पॉइंट है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबाना शुरू कर दिया, उनके हक छीन लिए, तो क्या माइनॉरिटी चुप बैठेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो विरोध करेगी, पहले शांति से, फिर शायद हिंसक तरीके से। देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। अच्छा। अब जब देश में दंगे फसाद होंगे, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, तो इसका नुकसान क्या सिर्फ माइनॉरिटी को होगा? नहीं, तब तो सबको होगा। सबको उठाना पड़ेगा, मेजॉरिटी को भी। उनकी भी दुकानें जलेंगी, उनके भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, उनकी भी नौकरियां जाएंगी। तो आखिर में माइनॉरिटी को दबाकर मेजॉरिटी ने पाया क्या? कुछ नहीं, सिवाय एक बर्बाद मुल्क के। एग्जैक्टली। उनका भी सुकून छिन गया,
इसलिए पावर शेयरिंग करना सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, ये खुद के हित में भी है। ये एक समझदारी का सौदा है। वाह, मतलब ये दूसरों पर कोई एहसान नहीं है बल्कि अपने ही घर को आग से बचाने जैसा है। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुआ दिमाग का तर्क। अब आते हैं दूसरे और शायद ज्यादा गहरे कारण पर। पावर शेयरिंग लोकतंत्र की आत्मा है, द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये कोई जुगाड़ या समझौता नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। और इसका सार ये है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता उन लोगों के साथ बांटी जानी चाहिए जो इसके फैसलों से प्रभावित होते हैं और जिन्हें उन फैसलों के साथ जीना है। हाँ, लोगों को यह हक है कि वो जानें और इस प्रक्रिया में शामिल हों कि उन पर शासन कैसे किया जाएगा। ये कोई तोहफा नहीं है जो सरकार दे रही है, ये नागरिकों का बुनियादी अधिकार है। एकदम। इसे कॉलेज के ट्रिप वाले उदाहरण से समझते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मान लीजिए 50 बच्चों की क्लास को कहीं घूमने जाना है। अगर क्लास के सिर्फ 2-3 दबंग लड़के मिलकर सब तय कर लें, कहाँ जाना है, किस होटल में रुकना है, क्या खाना है, और बाकियों से बस पैसे मांगे, तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। ज्यादातर बच्चों को लगेगा कि हमसे तो पूछा ही नहीं, ये तो अपनी ही चला रहे हैं। भले ही वो जगह अच्छी हो, पर मन में एक कसक रह जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर सबसे राय ली जाए, वोटिंग हो, तब फैसला हो, तो सब उस ट्रिप को ओन करेंगे। ओन करेंगे, हाँ, ये सही शब्द है। उन्हें लगेगा कि ये हमारा फैसला है। भले ही उनकी पसंदीदा जगह पर न जा रहे हों, पर उन्हें ये तसल्ली रहेगी कि फैसले में हमारी भी आवाज थी। और यही ओनरशिप की भावना एक सरकार को लेजिटिमेट यानी वैध बनाती है। एक वैध सरकार वही है जिसमें नागरिकों को भागीदारी के जरिए ये महसूस हो कि सिस्टम में हमारी भी हिस्सेदारी है। उन्हें लगता है कि ये हमारी सरकार है, सिर्फ उनकी नहीं। हाँ, जो कहीं दूर बैठकर फैसले ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला तर्क यानी प्रूडेंशियल कहता है कि पावर शेयरिंग करो क्योंकि इससे बेहतर नतीजे मिलेंगे, शांति रहेगी, देश बचेगा। ये एक तरह से आउटकम बेस्ड है। करेक्ट। और दूसरा नैतिक तर्क कहता है कि पावर शेयरिंग अपने आप में एक अच्छी और सही चीज है, ये एक वैल्यू है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। मतलब ये प्रोसेस बेस्ड है। एकदम सही। एक दिमाग की आवाज है तो दूसरी दिल की। और इन्हीं दो तर्कों के बीच की कश्मकश को समझने के लिए हमारे पास लेबनान की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हाँ, खलील की उलझन। ये कहानी बेरूत शहर की है। खलील के पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान। और ये उस शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि लेबनान की राजधानी बेरूत में अलग अलग समुदायों के लोग साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादियां करते हैं। लेकिन उनके बीच एक बहुत भयानक गृह युद्ध, एक सिविल वॉर भी हुआ था। हाँ, खलील का एक चाचा उसी लड़ाई में मारा गया था। तो वहां का समाज बहुत कॉम्प्लेक्स है, प्यार भी है और पुराने गहरे जख्म भी हैं। युद्ध के बाद जब देश बिखर चुका था तो लेबनान के नेताओं ने बैठकर एक समझौता किया, सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियम बनाए। और वो नियम बड़े अजीब थे। क्या थे वो नियम? तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति हमेशा मेरोनाइट पंथ का कैथोलिक ईसाई ही होगा। हमेशा। प्रधानमंत्री हमेशा सुन्नी मुसलमान होगा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा और संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान। मतलब देश के सबसे बड़े पद अलग अलग समुदायों के लिए हमेशा के लिए रिजर्व कर दिए गए। हाँ, एक तरह से परमानेंट रिजर्वेशन। और इस समझौते में यह भी तय हुआ कि ईसाई फ्रांस से संरक्षण नहीं मांगेंगे और मुसलमान पड़ोसी देश सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ देंगे। तो एक तरह का गिव एंड टेक था। बिल्कुल। जब यह समझौता हुआ तब ईसाई और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर थी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। मुसलमान साफ तौर पर बहुमत में हैं। लेकिन फिर भी वो समझौता चल रहा है। हाँ, दोनों पक्ष आज भी समझौते को मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि इस नाजुक धागे को छेड़ा तो देश फिर से गृह युद्ध की आग में झुलस सकता है। लेकिन खलील को ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक लोकप्रिय इंसान है, पॉलिटिक्स में आना चाहता है, पर इस सिस्टम की वजह से वो देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्योंकि वो किसी एक खांचे में फिट नहीं होता। हाँ, उसका सवाल बहुत सीधा है, लेबनान बाकी नॉर्मल लोकतंत्रों जैसा क्यों नहीं हो सकता? और उसकी ये दलील एक शुद्ध नैतिक दलील है, एक प्योर मॉरल आर्ग्यूमेंट। वो कहता है बस चुनाव कराओ, हर पद के लिए सबको लड़ने दो और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। ये लोकतंत्र की किताबी परिभाषा है। पर उसके बड़े बुजुर्ग जिन्होंने गृह युद्ध का खून खराबा अपनी आंखों से देखा है, वो कहते हैं कि बेटा ये सब किताबी बातें हैं। हाँ, देश को दोबारा जलने से बचाने और शांति की गारंटी के लिए
यही मौजूदा सिस्टम सबसे अच्छा है। ये एक क्लासिक प्रूडेंशियल आर्ग्यूमेंट है ना? एग्जैक्टली वो कह रहे हैं कि सिद्धांत अपनी जगह है, पर लोगों की जान और देश की एकता ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर तो प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन के बीच सीधा टकराव है। सीधा टकराव। खलील की बात सैद्धांतिक रूप से 100% सही लगती है, पर क्या लेबनान उस शुद्ध लोकतंत्र को संभालने के लिए तैयार है, या वो वापस उसी गृह युद्ध में चला जाएगा? मतलब क्या ये सिस्टम जो ऊपर से इतना भेदभावपूर्ण लगता है, असल में लेबनान को एक साथ जोड़े हुए है? यही तो सवाल है। ये सिर्फ खलील की उलझन नहीं है, ये पूरे लेबनान की और शायद दुनिया के कई ऐसे देशों की उलझन है। लेबनान का ये मामला तो धर्म और समुदाय के बंटवारे से जुड़ा है, लेकिन क्या सत्ता का ये बंटवारा तब भी जरूरी होता है जब टकराव विचारधारा का हो, पॉलिटिक्स का हो? अच्छा पॉइंट है। इसके लिए हमें जर्मनी की सियासत को देखना होगा। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बड़ा मजेदार कार्टून है। हाँ, वो 2 स्टीयरिंग व्हील वाली कार का। हाँ, एक कार है जिसके लाइसेंस प्लेट पर जर्मन गवर्नमेंट लिखा है और उसमें एक नहीं बल्कि 2 स्टीयरिंग व्हील हैं। और उस कार्टून का कैप्शन है फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, जो एक तरह का व्यंग्य है। बिल्कुल। ये कार्टून जर्मनी की ग्रैंड कोएलिशन सरकार की हकीकत को दिखाता है। इस गठबंधन में देश की 2 सबसे बड़ी और धुर विरोधी पार्टियां शामिल थी। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU, जो एक राइट विंग पार्टी है, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD, जो एक लेफ्ट विंग पार्टी है। सोचिए, जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार चलाएं, उनकी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। 2005 के चुनाव में जब किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, तो देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खतरा पैदा हो गया। हाँ। बार बार चुनाव कराना भी मुमकिन नहीं था, तो देश को एक स्थिर सरकार देने की मजबूरी में इन दोनों कट्टर प्रतिद्वंदियों को हाथ मिलाना पड़ा। अब आप उस कार्टून का मतलब समझिए। हाँ, कि एक ड्राइवर गाड़ी को दाईं तरफ ले जाना चाहता है, दूसरा बाईं तरफ, तो गाड़ी चलेगी कैसे? चलेगी कैसे? और ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये हकीकत थी। कई पॉलिसी मैटर्स पर उनके बीच गहरे मतभेद थे। जैसे 2015 में जब सीरिया से शरणार्थी संकट गहराया, तो चांसलर मर्कल, जो CDU से थी, उन्होंने शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोल दिया। अच्छा। जिसका उनकी सहयोगी पार्टी SPD ने समर्थन किया, लेकिन CDU के अपने ही सहयोगी दल CSU ने इसका कड़ा विरोध किया। इसी तरह रूस के साथ गैस पाइपलाइन को लेकर, पर्यावरण नीतियों को लेकर हर चीज पर मतभेद थे। लेकिन फिर भी उन्होंने मिलकर सरकार चलाई। तो क्या ऐसे सत्ता की सच्ची साझेदारी कहना ठीक है? ये तो बस एक मजबूरी का गठबंधन लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ सत्ता का बंटवारा लेबनान की तरह किसी स्थायी नियम पर आधारित नहीं है। हाँ, बल्कि ये राजनीतिक जरूरत की वजह से हुआ। ये एक खालिस प्रूडेंशियल रीजन था, देश में एक स्थिर सरकार बनाना। अगर वो गठबंधन नहीं बनाते तो देश में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो ये एक मजबूरी का विवाह था? हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इस मजबूरी के विवाह ने जर्मनी को एक स्थिर शासन दिया। ये दिखाता है कि पावर शेयरिंग हमेशा आदर्शों पर नहीं, बल्कि कभी-कभी कड़वी हकीकतों और मजबूरियों पर भी टिकी होती है। तो कुल मिलाकर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? इसके 2 मजबूत आधार हमारे सामने हैं। एक, युक्तिपरक या प्रूडेंशियल, जो कहता है कि ये समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक समझदारी भरा सौदा है। एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो देश को बड़े टकरावों से बचाती है। बिल्कुल। और दूसरा, नैतिक या मॉरल, जो कहता है कि ये लोकतंत्र की मूल भावना है, जहां हर आवाज को, हर समूह को व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी महसूस होनी चाहिए। और जैसा कि हमने लेबनान और जर्मनी के उदाहरणों में देखा, इसे लागू करने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। हर देश अपने इतिहास, अपने समाज की बनावट और अपनी चुनौतियों के हिसाब से अपना रास्ता चुनता है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है मेरे मन में, क्या कोई भी देश सिर्फ नैतिक कारणों से सत्ता की साझेदारी करता है, या फिर हर नैतिक तर्क के पीछे कहीं न कहीं गृह युद्ध या टकराव का वो युक्तिपरक डर छिपा होता है? क्या नैतिकता सिर्फ स्थिरता का एक खूबसूरत नाम है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम सत्ता की साझेदारी के रूपों यानी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे चर्चा करेंगे। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, क्योंकि पहले तो ये माना जाता था कि सारी पावर, सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में होनी चाहिए। हाथ में। हाँ, एक हाथ में। जैसे कोई राजा हो गया, लोगों को लगता था कि अगर पावर को बांट दिया गया तो फैसले लेने में देर होगी। राइट। और उन्हें लागू करना भी मुश्किल होगा। बिल्कुल, और देश कमजोर हो जाएगा। ये एक सोच थी।
बिल्कुल, जैसे वो पुरानी फिल्मों में होता था कि राजा ने जो कह दिया वही कानून है, कोई सवाल नहीं पूछ सकता, मेरा वचन ही है शासन वाला माहौल। एग्जैक्टली लेकिन अब डेमोक्रेसी के आने से ये सोच पूरी तरह बदल गई है। क्योंकि डेमोक्रेसी का तो मूल सिद्धांत ही यही है कि सारी राजनीतिक शक्ति का सोर्स तो जनता है। बिल्कुल, लोग खुद अपने ऊपर शासन करते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट की संस्थाओं के जरिए। इसलिए एक अच्छी डेमोक्रेटिक सरकार में समाज में मौजूद अलग-अलग समूहों और उनके विचारों का सम्मान किया जाता है, सबकी आवाज सुनी जाती है। तो मतलब पावर किसी एक के पास कॉन्सेंट्रेट होने के बजाय ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के बीच बंटनी चाहिए। तो चलिए इसके जो सबसे कॉमन अरेंजमेंट्स हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहला तरीका है सरकार के अलग अलग अंगों यानी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर शेयरिंग। हाँ, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ना? हाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। और हॉरिजॉन्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि सरकार के ये सभी अंग एक ही लेवल पर होते हैं। अच्छा, एक ही स्तर पर। हाँ, और वो अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इस बंटवारे से ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी अंग अपनी पावर का असीमित अनलिमिटेड इस्तेमाल ना कर सके। मतलब सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं, एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम। बिल्कुल सही। हर अंग दूसरे को चेक करता है। इससे एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मंत्री और सरकारी अधिकारी, मतलब एग्जीक्यूटिव, वो पावर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो संसद या विधानसभा यानी लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होते हैं। अच्छा, अकाउंटेबल होते हैं। हाँ, लेजिस्लेचर उनसे सवाल पूछ सकती है। और जजों का क्या? उनकी अपॉइंटमेंट तो एग्जीक्यूटिव ही करती है, फिर वो चेक कैसे करते हैं? ये तो मतलब थोड़ा अजीब है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, भले ही जजेस की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव करती है, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद वो स्वतंत्र होते हैं। ओके। और यही स्वतंत्रता उन्हें बिना डरे एग्जीक्यूटिव के कामकाज और लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने की शक्ति देती है। मतलब वो रिव्यू कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो जुडिशरी उसे रद्द भी कर सकती है। ये एक परफेक्ट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। ये तो घर जैसा हो गया। मम्मी, पापा, दादी तीनों बड़े हैं, लेवल एक है, पर सबके काम और पावर्स बटे हुए हैं और सब एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। हाँ, कह सकते हैं। बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। हाँ, अच्छा, अब दूसरे अरेंजमेंट पर आते हैं। इसमें पावर सरकार के अलग अलग लेवल्स के बीच शेयर होती है। हाँ, इसे कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार, जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। बिल्कुल। और फिर राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर अलग सरकारें। भारत में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को संघ सरकार कहते हैं और प्रांतीय सरकारों को राज्य सरकारें। मतलब एक दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और दूसरी हर राज्य की अपनी सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार या महाराष्ट्र सरकार। सही। और सबसे जरूरी बात यह है कि संविधान में ये साफ साफ लिखा होता है कि किस स्तर की सरकार के पास क्या शक्तियां होंगी। अच्छा, पावर्स डिफाइंड होती हैं। हाँ, बिल्कुल। इसी को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। बेल्जियम में यही किया गया था, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा करने से मना कर दिया था। और ये डिवीजन सिर्फ केंद्र और राज्य तक ही तो सीमित नहीं है ना, इसके नीचे भी तो सरकारें होती हैं। हाँ, बिल्कुल। इसी सिद्धांत को राज्य सरकार से निचले स्तरों पर भी लागू किया जा सकता है, जैसे नगरपालिका और पंचायत। म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, राइट। तो जब पावर ऊंचे और नीचे के स्तरों की सरकारों के बीच बंटती है तो इसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। समझ गया। एक और तरीका पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच शेयर करना भी है, जैसे कि धार्मिक या भाषाई समूह। हाँ, और ये बहुत जरूरी है, स्पेशली भारत जैसे डाइवर्स देश में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम की सामुदायिक सरकार है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट। कुछ देशों में तो संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था होती है जिसके तहत सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों, सोशली वीकर सेक्शंस और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। जैसे भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूशंस का सिस्टम है। बिल्कुल। संसद और विधानसभाओं में कुछ सीटें SC/ST समुदायों के लिए आरक्षित होती हैं। तो इसका मकसद यही है कि ये जो अलग अलग सामाजिक समूह हैं, इनको सरकार और प्रशासन में जगह दी जाए। एग्जैक्टली।
ताकि वो खुद को सरकार से अलग थलग मतलब एलियनेटेड महसूस ना करें। और इस तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उन्हें भी सत्ता में एक उचित हिस्सेदारी दी जाती है। ठीक है। और आखिरी तरीका पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और आंदोलनों के जरिए पावर शेयरिंग का है। हाँ, लोकतंत्र में नागरिकों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो सत्ता के लिए खड़े कंटेंडर्स में से किसी को भी चुन सकें। और आज के लोकतंत्र में ये अलग अलग पार्टियों के बीच कंपटीशन का रूप ले लेता है। सही कहा। और इस कंपटीशन से ही ये तय होता है कि सत्ता हमेशा किसी एक हाथ में ना रहे, बदलती रहती है। हाँ, समय समय पर बदलती रहती है और लंबे समय में सत्ता अलग अलग विचारधाराओं और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के बीच बढ़ती रहती है। और कभी-कभी ये साझेदारी सीधी डायरेक्ट भी होती है। हाँ, जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन बना लेती हैं। इन अलायंस। राइट। और अगर उनका गठबंधन जीत गया तो वो मिलकर गठबंधन सरकार, कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं और सत्ता शेयर करते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा लोकतंत्र में हमें व्यापारियों, उद्योगपतियों, किसानों और मजदूरों के हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम प्रेशर ग्रुप्स भी कहते हैं। हाँ। ये समूह भी सरकारी शक्ति में एक तरह से हिस्सेदारी रखते हैं। कैसे? या तो वो सरकारी समितियों, गवर्नमेंटल कमिटीज में हिस्सा लेते हैं या फिर सरकार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर असर डालकर। ठीक है, तो अब थ्योरी को प्रैक्टिस में देखते हैं। किताब में एक बच्ची का मजेदार सवाल है, मेरे स्कूल में क्लास मॉनिटर हर महीने बदलता है, क्या इसे आप सत्ता की साझेदारी कहेंगे? एक तरह से हाँ, ये पावर शेयरिंग का एक बहुत ही छोटा और सरल रूप है, ताकि सत्ता किसी एक छात्र के पास लंबे समय तक ना रहे। हाँ, और दूसरों को भी मौका मिले। ये डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग का पहला कदम है, कह सकते हैं। चलिए अब दिए गए 4 असली उदाहरणों को देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये किस तरह की पावर शेयरिंग है। पहला है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वो मुंबई के 7 बाल सुधार गृहों में रह रहे लगभग 2000 बच्चों के रहने की स्थिति में सुधार के लिए तुरंत कार्यवाही करे। ये तो साफ तौर पर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एक स्पष्ट उदाहरण है। क्षैतिज वितरण। हाँ, यहाँ न्यायपालिका जुडिशरी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को चेक कर रही है और उसे अपना काम करने का आदेश दे रही है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का क्लासिक केस है। दूसरा, कनाडा में ओंटारियो राज्य की सरकार ने आदिवासी समुदाय के साथ एक भूमि दावे के समझौते पर सहमति व्यक्त की है। ये विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी है। यहाँ सरकार एक विशेष समुदाय मतलब आदिवासी समुदाय के साथ निर्णय लेने की शक्ति साझा कर रही है, उनके अधिकारों का सम्मान कर रही है। राइट। तीसरा, रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने पर सहमति जताई है। वे अगले संसदीय चुनाव में उम्मीदवारों की एक आम सूची रखने का प्रस्ताव रखते हैं। ये साफ तौर पर राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी है, कोलिशन वाला। हाँ, 2 पार्टियां चुनाव लड़ने और जीतने पर सत्ता साझा करने के लिए एक कोलिशन, एक गठबंधन बना रही हैं। और आखिरी, नाइजीरिया के विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मांग की कि संघीय सरकार अपनी आय के स्रोतों की घोषणा करे। वे ये भी जानना चाहते थे कि राजस्व को विभिन्न राज्य सरकारों में किस फॉर्मूले से बांटा जाता है। ये वर्टिकल पावर शेयरिंग का मामला है। ऊर्ध्वाधर वितरण। हाँ, यहाँ राज्य स्तर के मंत्री केंद्र या संघीय सरकार से शक्ति, इस मामले में राजस्व के बंटवारे में ट्रांसपेरेंसी और एक स्पष्ट फॉर्मूला की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सत्ता की साझेदारी कोई सीधा साधा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को चलाने वाला एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक इंजन है। ये कभी टेंशन पैदा करता है, कभी समझौते कराता है, लेकिन अंत में ये सुनिश्चित करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवाज सिस्टम में शामिल हो। बिल्कुल, ये लोकतंत्र को धीमा जरूर कर सकता है, पर उसे ज्यादा गहरा और मजबूत भी बनाता है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में रह गया है। आज के डिजिटल युग में, जहां सोशल मीडिया और सिटीजन जर्नलिज्म के जरिए हर नागरिक एक पोटेंशियल प्रेशर ग्रुप बन गया है, क्या सत्ता की साझेदारी की ये पारंपरिक रूप बदल रहे हैं? क्या हमें एक 5वें डिजिटल रूप की बात करनी चाहिए? ये शायद एक और दिन की चर्चा का विषय है। बहुत ही दिलचस्प सवाल है और भविष्य की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।